नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में G7 की बैठक जो कनाडा में हुई थी, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से उठकर चले गए थे और उसी संदर्भ में एक वीडियो हमने बनाया था। उसमें ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज उस बात की सच्चाई सामने आ ही गई। जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उससे यह बात साबित हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले थे। और जब इस बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ये इजराइल और ईरान की संधि कराने जा रहे थे, इस पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये भी आप सभी ने देखा था। ट्रंप जब अमेरिका जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ फैसला करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। आपको याद होगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था लॉन्च, उसके ठीक पहले वो मॉक ड्रिल का ऐलान करता है। अलग अलग राज्यों, खास करके जो पाकिस्तान सीमावर्ती से सटे हुए इलाके थे, वहां पर मॉक ड्रिल करने की घोषणा करता है और उसके बाद तुरंत ही पाकिस्तान पर हमला होता है। ठीक वैसा ही कुछ आज अमेरिका ने ईरान के साथ किया, क्योंकि जिस जगह पर उनके परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, वो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास थी। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि इजराइल और ईरान, ये दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही कोई 60% हो, कोई 40% हो, लेकिन है दोनों महत्वपूर्ण। और इसमें भारत न्यूट्रल ही दिखाई देगा। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान के राष्ट्रपति से बात भी हुई थी। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा युद्ध के बनस्पत शांति स्थापित करने को बढ़ावा देने में विश्वास करते रहे। तो आखिर अमेरिका ने यह हमला क्यों किया, उसके क्या प्लान्स थे, और अब ईरान जिस प्रकार से अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, वो क्या कुछ कदम उठाएगा, यह भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अमेरिका ईरान के साथ अगर पिछले कई दशकों में जाए तो काफी अच्छा दोस्त रहा हुआ एक समय, लेकिन जब से ईरान में रिजीम चेंज होना शुरू हुआ और यूं कह लीजिए कि पूरा इस्लामीकरण हो गया ईरान का, उसके बाद से ये लड़ाई बढ़ गई। साथ ही साथ ईरान पे कई सारे प्रतिबंध लगे हुए। आपको G7 समिट की भी बातें याद होगी, जिसमें सारे देशों ने उस पर परमाणु क्षमता को या अपने आप को परमाणु देश बनाने के कार्यक्रम को लेकर घोर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आज अमेरिका ने हमला कर दिया। B-2 बम्बर वो सिर्फ अमेरिका के ही पास है, और ये इजराइल पहले भी कहा था, क्योंकि वो जो उनके परमाणु कार्यक्रम जहां पे चल रहे हैं, वो जमीन के अंदर करीब करीब 90 मीटर अंदर है, और वहां तक पहुंचना, ये ऐसा कोई उपकरण इजराइल के पास मौजूद नहीं था। तो क्या कुछ हुआ वो जानते हैं। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और बड़ा हमला आज कर दिया। अमेरिका ने यह भी दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप का 4 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था और उन्होंने ट्वीट भी किया कि हमने उसके परमाणु ठिकाने जहां पर वो इसे बनाने की कोशिश कर रहा था, यूरेनियम रखा हुआ था, उस जगह पर हमने हमला किया और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। आगे क्या हुआ? हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और दुनिया को उनके परमाणु खतरे से बचाना था।
ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। ट्रंप ने कहा कि ये हमले पूरी तरह से सफल रहे और ईरान की ये परमाणु सुविधाएं अब तबाह हो चुकी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि या तो अब शांति आएगी या ईरान को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी ठिकानों भी मिनटों में खत्म हो जाएंगे, ये अमेरिका कह रहा है। अब सोचिए कि वो पहले हमला करता है और उसके बाद ये भी बताने की कोशिश करता है कि अब ईरान शांति की ओर बढ़े, और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर से हमला जो होगा वो जबरदस्त होगा और उसको मिनटों में तबाह कर दिया जाएगा। नातांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट, ये जो है, ईरान की एक पहाड़ी से 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। और यहाँ पे जल्दी एयर स्ट्राइक कर लीजिए या कोई भी बम डालिए तो 25-30 मीटर से ज़्यादा जाने की क्षमता वाले बम किसी के पास मौजूद नहीं है। इसलिए इजराइल ने अमेरिका को कहा कि भैया ये तो तुम ही कर सकते हो, और अमेरिका ने बोला ठीक है तो हम कर देते हैं, और अमेरिका ने ये काम किया है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल, सिर्फ अमेरिका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी JBU-57 बम्बर, बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ फाइटर प्लेन से कर सकता था, और जो उसने इसमें इस्तेमाल किया। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, इसका दावा किया जा रहा है। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं पहले भी। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटीज, यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस, यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक समय में अमेरिका का ईरान बहुत अच्छा दोस्त था। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी है। इजराइल ने 13 जून को यहां एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। अब ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ाई करते हैं तो दोनों की जो स्थिति है वो करीब करीब 50-50% की बनती है। जब तक अमेरिका इजराइल की ओर से इस युद्ध में एंट्री नहीं करेगा तब तक ये लड़ाई बराबर की होगी। लेकिन अमेरिका के एंट्री होने के बाद से, अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का अपना स्वार्थ भी है। जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, उसके लिए उसको इजराइल का होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से वो इजराइल की सुरक्षा से पीछे नहीं हट सकता। यह भी एक महत्वपूर्ण वजह है। अब ईरान ने क्या दावा किया? ईरान ने कहा कि इजराइल के 14 ठिकानों पर हमले किए गए। उसने डिटेल से बात करते हुए कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं ईरान के, उसके जो जनरल मोहम्मद अली नाइनी ने, उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल के 14 ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें हाइफा और तेल अवीव के हम सैन्य और तकनीकी केंद्र शामिल हैं। साथ ही साथ नाइनी ने इसे अब तक की सबसे सफल जवाबी कार्रवाई बताया। उनके मुताबिक हाइफा के सेंट्रल इलाके में स्थित सेल टावर को लंबी दूरी की कद्र F मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये पहली बार
चलाया गया है इजराइल के ऊपर, जिसकी रेंज करीब करीब 3000 किलोमीटर है बताया जाता है। यहां पर इजराइल की A121 लैब्स और अन्य मिलिट्री सॉफ्टवेयर कंपनियां थी। इसके अलावा हैदरा पावर प्लांट, हैफा की तेल रिफाइनरी, ओब्दा एयरबेस, इजराइल का साइबर कमांड, किरियात गत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। तो अभी का जो माहौल बना हुआ है, ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उस पर ये कर दिया और वो कह रहा है कि हमने उस पर वो कर दिया। तो मामला इसी तरह से अभी चल रहा है। लेकिन अमेरिका के एंट्री होने के बाद माहौल किस दिशा में कन्वर्ट होगा, यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि अब लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। खबर यह भी आई कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आज रूस जा रहे हैं, वहाँ पर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। वहाँ से क्या कुछ होगा, रूस का इसमें क्या एक्शन होगा, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में पता होगी। लेकिन अमेरिका के एंट्री होने के बाद से निश्चित तौर पर माहौल चेंज हो जाएगा और जिस स्थिति में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके अंदर एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे कंडीशन में ईरान क्या एक्शन करता है। क्या वो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को टारगेट करेगा, क्या उसको साथ देने के लिए कोई आएंगे। आप एक चीज जान लीजिए, किसी भी देश के लिए जब वो युद्ध करते हैं और कोई भी ताकतवर देश, उसकी ताकत की पहचान इस तरह के युद्ध की घड़ी में ही होता है। और जो ताकतवर रहेगा वो कमजोर के ऊपर हमला करेगा तो अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाने की जो कोशिश करता है वो बड़ा दिखता भी है। अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर का दादा समझता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर कोई उसके समानांतर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो ये अमेरिका के हित के लिए अच्छा नहीं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और खास करके यूएस हमेशा इस तरह के कदम उठाता रहा है। पिछले अतीत में भी आप जाकर देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको निकलकर सामने आती हुई दिखाई देगी। भले ही कोई देश किसी के सपोर्ट में बोल दे कि हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार होने चाहिए। आप खुद के ऊपर कितने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है। ना कि आप इस उम्मीद में किसी लड़ाई को जारी करने की सोच रखें कि अगर मैं लड़ाई करूंगा तो ये देश मेरे को सपोर्ट करेगा और इससे मैं ये काम कर लूंगा। वैसी स्थिति में आप किसी युद्ध को अंजाम तक नहीं ले जा सकते। यह अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इस हमले के बाद से जो स्थिति बनी है वो मैंने आपको बताया। आगे क्या कुछ इस पर होता है उसके बारे में भी नेक्स्ट जब भी कुछ ऐसा होगा वीडियो बनाऊंगा तो उसके आगे की चर्चा उसमें की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब करें तथा चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।